बीजेपी इज द पार्टी विच लिव्स हेविली ऑन प्रोपेगेंडा। टीएमसी के लोगों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, तो जिन लोगों को भी लाना चाहें या जो नहीं भी आना चाहें वो भी डर कर बीजेपी में शामिल हो जाएं या फिर साइडलाइन हो जाएं, चुपचाप हो जाएं। तो कहीं ना कहीं जो है आवाज को दबाने की कोशिश है, लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश है, इनडायरेक्ट वे में कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। और ममता बनर्जी ये भी आरोप लगा रही हैं कि वहां के अस्पताल इलाज करने से भी इनकार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ऑफर किया है कि आप चाहें तो मैं हैदराबाद में शिफ्ट करा दूं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक सिस्टमेटिक वे में, प्लान वे में की जा रही चीजें हैं। 8 दिन की सरकार नहीं है, फिर हम इसी तरीके से हमले देख रहे हैं। मैं आपसे पूछना ही चाहती हूँ कि ये डायरेक्ट अटैक ऑन अभिषेक बनर्जी और फिर कल्याण बनर्जी, मकसद क्या हो सकता है इस हमले का? बीजेपी इज द पार्टी विच लिव्स हेविली ऑन प्रोपेगेंडा। तो उनका जो प्रोपेगेंडा है और वो उन्हें बहुत कामयाबी भी दिलाता है और लोगों के जहन में भी चीजें बैठ जाती है। उसी में टीएमसी में या किसी भी दूसरी सरकार में थोड़ी सी चीजें होती है वो बहुत बड़ी हो जाती हैं और इसलिए सच्चाई उतनी ज्यादा नहीं होती है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए ई न्यूज़ रूम के एडिटर शाहनवाज अख्तर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहनवाज साहब, हम तो देख रहे हैं लगातार ये हिंसा का नंगा नाच, जो अब तक के आरोप लगाया जाता था कि टीएमसी के गुंडे, सुनते सुनते 15 साल गुजर गए और बीजेपी की सरकार जुमा जुमा 8 दिन की सरकार नहीं है, फिर हम इसी तरीके से हमले देख रहे हैं। मैं आपसे पूछना ही चाहती हूँ कि ये डायरेक्ट अटैक ऑन अभिषेक बनर्जी और फिर कल्याण बनर्जी, मकसद क्या हो सकता है इस हमले का? देखिए, सबसे बड़ी बात ये इसमें इसमें आपकी जो बात है, इसमें दो सवाल हैं, दो बातें हैं। एक तो जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, मैं हमेशा ये मानता हूँ बीजेपी इज द पार्टी विच लिव्स हेविली ऑन प्रोपेगेंडा। तो उनका जो प्रोपेगेंडा है और वो उन्हें बहुत कामयाबी भी दिलाता है और लोगों के जहन में भी चीजें बैठ जाती है। उसी में टीएमसी में या किसी भी दूसरी सरकार में थोड़ी सी चीजें होती है वो बहुत बड़ी हो जाती हैं और इसलिए सच्चाई उतनी ज्यादा नहीं होती है। पर अब जो बंगाल में जो रिजल्ट आया है वो सच्चाई सबके सामने है। और जिस तरह की ब्रुटलिटी आप इसे कह सकते हैं, जब चीफ मिनिस्टर, ये वहां से शुरू हुआ और वहां से देखिए इसको कि ममता बनर्जी जब हाई कोर्ट गई थी, कोर्ट इज ए प्लेस वेयर कॉन्स्टिट्यूशन लिव्स। तो अगर वहां पे उनके सामने वकील जो काले कोट पहने हुए वो उनको चोर चोर कहते हैं, जबकि ममता बनर्जी पे आज तक कोई स्कैम का एलिगेशन नहीं लगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये सारा मामला लोग अभी से देखें उसे, लेकिन मैं उसे बहुत पहले से देख रहा हूँ कि किस तरह की चीजों को, और इसमें कहीं ना कहीं जो ये एलिगेशन लगा है कि इलेक्शन फेयर नहीं हुआ है, उस फेयर इलेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए कि ये एक पब्लिक रिएक्शन है। मैंने कुछ अखबारों को भी पढ़ा है, अब तो नाम लेना भी पसंद नहीं करता हूँ, कि जो अपने आप को बहुत बड़े अखबार और बहुत बड़े मतलब वो कहलाते थे जर्नलिज्म के पैरोकार, उन लोगों ने उस तरीके से लिखा है कि पब्लिक जो है गुस्सा है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उस तरीके से लिख रहे हैं जैसे कि लग रहा है कि आम लोगों में का गुस्सा और उसका रिफ्लेक्शन ही है। ये कतई नहीं है। ये पार्टी का के तरफ से वो उनके बहुत सारे लोग मौजूद थे और प्री प्लान्ड वे में किया गया है और उसी के तहत ये वायलेंस भी हुआ है, उसी के तहत ये सारे स्लोगन्स भी लगे हैं चोर चोर के। और ममता बनर्जी से शुरू होकर अभिषेक बनर्जी के बाद अब कल्याण बनर्जी तक आ चुका है मामला। आने वाले दिनों में ये बहुत ये जरूरी होगा देखना आप कि अखबार कहाँ का जाके नाम रुकता है। आप अखबार का नाम लें या ना लें, मैं भी जानती हूँ किस अखबार के बारे में बात हो रही है और हमारे दर्शक बहुत होशियार हैं, वो भी अच्छी तरह समझते हैं। वो भी उस अखबार को, खासकर उस अखबार से जुड़े टीवी चैनल को भी कुछ लोग समझने लगते थे कि शायद ये निष्पक्ष है या पत्रकारिता की आवाज़ है, लेकिन हम देख रहे हैं सत्ता परिवर्तन के साथ सुर कैसे बदल रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ये पूरे तरीके से ऐसा नहीं है कोई धमकाने का मामला हो, बाकायदा एक जानलेवा कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। और ममता बनर्जी ये भी आरोप लगा रही हैं कि वहां के अस्पताल इलाज करने से भी इनकार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ऑफर किया है कि आप चाहें तो मैं हैदराबाद में शिफ्ट करा दूं। जी, तो ये सबसे असल असल जो लोग ये कहते हैं कि ये पब्लिक रिएक्शन है, तो फिर इसमें तो ये एलिगेशन आना ही नहीं चाहिए कि अस्पताल में, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक सिस्टमेटिक वे में, प्लान वे में की जा रही चीजें हैं और इसीलिए जो है ये बात भी आ रही है कि जो अभी 15 सालों तक वहां पे गवर्नमेंट में रहे और उनको कोई हॉस्पिटल डिनाई कर सकता है ट्रीटमेंट देने से, है ना, राइट टू ट्रीटमेंट की तो बात अलग है, लेकिन इतने पावरफुल लोगों के, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की फैमिली को एक प्रेजेंट
एमपी को, है ना, ट्रीटमेंट के लिए मना कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं पूरा एक सिस्टमेटिक वे में पूरा एक वो सोची समझी राजनीति के तहत ये सारी चीजें हो रही है। और इसमें भी अगर लोग नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, या फिर उसी प्रोपेगेंडा का पार्ट हो जाते हैं, तो शायद आज हमारे देश का दुर्भाग्य यही सबसे बड़ा, जिसके वजह से ही हम पता नहीं किस ओर जा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। शाहनवाज साहब, मैं ये वीडियो देख रही थी और स्लो मोशन में इस वीडियो को हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया है कि बाकायदा पीले रंग की कमीज पहने हुए एक लड़का, वो न ज्यादा कम उम्र का है ना ही ज्यादा उम्र का है, मुझे लगता है 20-25 साल का लड़का रहा होगा, बाकायदा वो एम कर रहा है, टारगेट कर रहा है अभिषेक बैनर्जी पर हमला करते हुए। वो तो आप सोचिए, शुक्र मनाइए कि उन्होंने एक हेलमेट पहना हुआ है, हेलमेट भी टूट के गिर जाता है और उनको भयंकर चोट आती है। अगर ये हेलमेट नहीं पहना होता तो सर पर चोट लग के वाकई उनकी जान जा सकती थी, यानी कि एक टारगेटेड हमला है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अब जबकि बीजेपी की सरकार बन चुकी है और सत्ता में वो लोग आ चुके हैं, तमाम तरह का राजनीतिक एक तरह का बदलाव पूरा हो चुका है, अब इस हिंसा से भाजपा और भाजपा से जुड़े हुए लोग, उन्हीं के ऊपर शक जा रहा है। ममता बनर्जी भी वही कह रही हैं, उनके समर्थक भी यही कह रहे हैं और ये कॉमन सेंस भी है। अब इस हिंसा से हासिल क्या करना चाहते हैं? से दो तीन चीजें जाहिर तौर पे उनको फायदा होगा बीजेपी को। और वो फायदा ये है कि एक तो जो टेरर टेरर का ये बनेगा, उसमें कोई आवाज नहीं निकलेगी, इक्का दुक्का लोग ही बचे रहेंगे, सोशल लेवल पे भी, पॉलिटिकल लेवल पे भी। और दूसरी चीजें ये होंगी कि टीएमसी, खासकर टीएमसी के लोगों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, तो जिन लोगों को भी लाना चाहें या जो नहीं भी आना चाहें, वो भी डर कर बीजेपी में शामिल हो जाएं या फिर साइडलाइन हो जाए, चुपचाप हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो है आवाज को दबाने की कोशिश है, लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश है, इनडायरेक्ट वे में इसका ये इसलिए ही किया जा रहा है, इनडायरेक्ट वे में यही मैसेज है इसके जरिए। शाहनवाज साहब, यहाँ तो अब कई एमएलए तो शामिल भी हो गए हैं भाजपा में। उसमें हैरानी की बात तो मुझे ये हुई कि मुस्लिम एमएलए भी थे जिनकी पूरी पॉलिटिक्स जो है वो भाजपा की मुसलमानों के अगेंस्ट रहती है। क्या उनकी मजबूरी रही होगी या क्या उनकी महत्वाकांक्षा रही होगी, क्या उनका लालच रहा होगा, हो सकता है आप बेहतर तरीके से जानते हो। यहाँ तक खबरें आ रही हैं, यहाँ जो मीडिया के सर्कल्स हैं, कि कई बड़ी तादाद में टीएमसी के सांसद भाजपा में शामिल हो सकते हैं। आप सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि इस हिंसा का मकसद है टीएमसी के लोगों को डराना, उनके वर्कर्स के जरिए नेताओं को डराना, ताकि लोग इधर शिफ्ट हो जाएं। और क्या इस बात की आशंका ये है भाजपा को कि 5 साल की सत्ता गुजर जाने के बाद कहीं फिर से सर ना उठाए तृणमूल, तो उसको कुचल दिया जाए इन 5 सालों के दौरान? क्या आप ये कह रहे हैं? ये पूरे 5 सालों की बात तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इसे 2029 से जोड़कर देख रहा हूँ। और लोकल लेवल में लोग म्युनिसिपल पोल से भी जोड़कर देख रहे हैं कि और एक तीसरा फैक्टर उसमें ये भी है कि बंगाल में सरकार आई है, बंगाल में भी अब कई जगहों से वाजिब सवालें उठने लगी हैं। वाजिब सवालों में सबसे पहला सवाल ये है कि अभी तक कैबिनेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो ये एक जवाहर सरकार ने भी इसको कहा है, और भी कई सारे लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात, शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा था कि हम दिल्ली के मुकाबले में जो पेट्रोल की प्राइस है वो यहाँ कर देंगे। ममता बनर्जी जो है वो पेट्रोल का प्राइस कम नहीं कर रही है, और अब ऐसा मौका आ गया है जहां पे पेट्रोल की कीमत हर हालत में बंगाल में कम होना चाहिए। बंगाल में दिल्ली के मुकाबले में लगभग 10 रुपए से ज्यादा का फर्क है। तो इन सारे सवालों को दबाने के लिए जो नेशनल लेवल पे सारी चीजें हो रही है, उस तरफ ध्यान नहीं जाए। इकोनॉमिक्स कंडीशन जो ये बदतर होती जा रही है, और यूथ के जो जॉब के जो सवाल हैं, अभी भी गवर्नमेंट जो स्टाफ है उनको डीए देने का वादा किया गया था, उस पर कोई बात नहीं हुई। इनफैक्ट मीटिंग्स के बाद भी उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं जो जो भाजपा से जुड़े हुए, जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए जेन्युइन क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में, उन सवालों को दबाने के लिए नेशनल लेवल में जो चीजें चल रही है, जिसकी वजह से भाजपा को बंगाल में फिर से दिक्कत आ सकती है, उसको दबाने के लिए। और दूसरी तरफ टीएमसी को हाशिए पे रखने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। और अभी लोकल चुनाव और 2029 के चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा चीजें हैं। नेक्स्ट 5 ईयर्स, 2029 के नेशनल लेवल के चुनाव के बाद ही शायद
बीजेपी के बंगाल के गवर्नमेंट का फ्यूचर भी तय होगा। बिल्कुल, आखिरी सवाल आपसे, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही है कि अब चाहेंगे कि स्टेट उनके कब्जे में है तो उससे जितनी सीटें लोकसभा में निकलवाई जा सकें वो अच्छा है और हाशिए पर ही रहे तब तक टीएमसी, कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव तो हार गए लेकिन सांसद ज़्यादा चुनकर आ जाएं या पिछली बार की तरह एक तरह का सरप्राइज हो। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, राहुल गांधी का एक दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना, हैदराबाद में अस्पताल में दाखिल कराने का और इलाज कराने का प्रपोजल, क्या आप इसमें इंडिया गठबंधन की वापसी का एक संकेत ये देख रहे हैं या आपको लगता है कि सिर्फ ये एक भलमानसता के तहत दिया गया प्रस्ताव है? नहीं, ये सही मायने में ममता बनर्जी ने इलेक्शन के रिजल्ट के बाद खुद से भी कहा था, और राहुल गांधी हम अभी भी उनके एज ए पॉलिटिशियन कितने कामयाब हैं, इनको अभी बहुत तरीके से डिबेट कर सकते हैं, बट एज ए ह्यूमन, एज ए गुड लीडर, ही इज वेरी गुड। और इससे पहले भी एक और मौके पे उन्होंने मना किया था अपने पार्टी को, लोगों को, कि टीएमसी या दूसरे किसी भी लोगों पे जाकर के उस तरह से टीका टिप्पणी नहीं करे। तो ये खुद से भी वो कदम उठा चुके हैं, और इस बार तो मौका और दस्तूर भी था कि आगे आकर के ये करने का, और उसको ममता बनर्जी ने भी ओपनली पब्लिकली एक्नॉलेज किया है। आज अभिषेक बनर्जी ने भी अपने ट्वीट में उसका जवाब दिया है। तो ये पहले तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो स्टैंड जो है वो बहुत सही तरीके से राहुल गांधी ले चुके हैं, अपने तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ा उन्होंने। और अब अगर ये इंडिया गठबंधन की मजबूती की तरफ उठाया हुआ कदम है तो वो शायद फ्यूचर में देखने को मिलेगा, पर अभी तक का जो उनका स्टेप है वो यही इंडिकेट करता है कि इंडिया गठबंधन इन सारे स्टेप के बाद मजबूत होगा। पर हमला किया गया है, जानलेवा हमला उनके ऊपर हुआ है, लेकिन आप सोचिए कि इस दौरान की इस रिकॉर्डिंग की तैयारी मैं कर रही थी, कल्याण बनर्जी पे भी हमला हो गया। जिस तरह से पूरे तरीके से गुंडा राज और जंगल राज पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, एक बिल्कुल नई नई सरकार है भाजपा की, पहली बार सरकार में आई है, पहली बार सत्ता में आई है भाजपा, और इस तरह से हिंसा का नंगा नाच हम वहां पर देख रहे हैं। अब तक पूरा इतिहास सुनते आए थे कि देखिए वाम दल जो हैं, जो वाम दलों की सरकार थी, लेफ्ट पार्टियों की सरकार 3 दहाई की, वो कितनी ज़्यादा हिंसक थी। फिर समझ में आया, बार बार बताया जाता रहा कि टीएमसी के गुंडे, उन्होंने जीना दुश्वार कर रखा है जो ऑपोजिशन के लोग हैं और जो लोग खासकर उनके समर्थन में नहीं है। लेकिन आप देखिए कि बदलने के लिए, परिवर्तन के लिए ऐसा परिवर्तन देखने को मिल रहा है जो पूरे तरीके से पहले से कहीं ज़्यादा भयंकर है। आप सोचिए, अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हुआ है। मैं कल्याण बनर्जी पे आती हूँ, अभी उनके सुनवाऊंगी वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप स्क्रीन पर देखिए, स्लो मोशन में मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आप स्क्रीन पर देखिए। और इस वीडियो में सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी पर पत्थर चल रहा है और ये पत्थर हवा में उड़ता है। ये पीली कमीज पहने हुए इस शख्स के जरिए और ये हवा में उड़ते हुए हेलमेट पे लगता है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सोच करके, अगर उन्होंने ये हेलमेट नहीं पहना होता तो आप मुझे बताइए कि आज क्या तस्वीर होती, मैं आपको क्या खबर दे रही होती। इस सोच के भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि क्या भारत में, जो अब तक हम इस बात को लेकर हम एक गौरव का एहसास किया करते थे, एक फ़ख्र महसूस करते थे कि हमारे यहाँ जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण होता है, यानी पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर, जहाँ विपक्ष के नेता जेल में नहीं होते, विपक्ष के नेताओं के साथ हिंसा नहीं होती, वो मारे नहीं जाते, तख्ता पलट नहीं होता, बल्कि जनता वोट देती है, एक पॉलिटिकल पार्टी को वो सरकार में आती है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष में बैठ जाती है, और फिर इसी तरीके से जनता की समझ और उसकी सूझबूझ, उसके फैसले से लोकतंत्र चलता है। आप देखिए सीधे तौर पर, और अगर ये हेलमेट नहीं होता तो किस तरह से आँख और सर और न जाने कहाँ इस तरह से नाजुक जगहों पर चोट लगती जहां उनकी जान बचाना असंभव हो गया होता। अभिषेक बनर्जी साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनकी जान लेने के पर्पस से ये हमला किया है। ममता बनर्जी साफ तौर पे ये कह रही हैं कि ये जानलेवा हमला है उनके भतीजे अभिषेक और राज्य के एक महत्वपूर्ण नेता के ऊपर, इस तरह से ये हमला हुआ है। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि क्या अब एक व्यक्ति जिसके पास Z+ सिक्योरिटी हो, उस सिक्योरिटी के साथ साथ अगर कोई आके हमलावर बेधड़क तरीके से इस तरह का हमला कर सकता है और इतने बड़े नेता पर हमला कर सकता है, तो अपने आप में ये बताता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है, फिर किस तरह का परिवर्तन हुआ। अगर ये भी प्रोपेगेंडा खरीद लें बीजेपी का कि बहुत ज़्यादा हिंसा थी, टीएमसी के गुंडे बहुत परेशान करते थे, लोगों ने अपनी समझ से ये सत्ता परिवर्तन किया है, तो ये कैसा सत्ता परिवर्तन हुआ? लोगों के साथ तो ये धोखा हुआ। क्या चाहती है आखिर बीजेपी? बंगाल में होना क्या चाहिए? अगली खबर आपको बताना चाहती हूँ, ये आप सुनिए बयान फिलहाल।
আমাদের ঘর ছাড়া করেছিস তুই, হ্যাঁ? ভারতবর্ষ থেকে নাম বলতে দিবি না। এত বড় তোর সাহস, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। आप देख रहे हैं कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि मेरे सर से खून निकल रहा है और बीजेपी के लोगों ने मुझ पर हमला किया है। ये वीडियो भी पूरे तरीके से वायरल है जिसमें कल्याण बनर्जी, और आपको विडंबना में बताना चाहती हूँ, आयरनी देखिए आप कि कल्याण बनर्जी पोस्ट पोल वायलेंस यानी चुनाव के बाद जो हिंसा है उसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए गए थे और चांदी तला पुलिस स्टेशन में गए थे वो इसी के लिए कि पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर शिकायत दर्ज कराने के लिए, तो उनके ऊपर हमला हुआ। आप विडंबना इस बात की देखिए कि हिंसा के लिए शिकायत दर्ज कराने गया नेता, उसके ऊपर हमला हो जाता है। टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, काफ़ी मशहूर हैं, काफ़ी वोकल माने जाते रहे हैं। तो इन हमलों की आप तस्वीर देख रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र जो है वो ऐसे मुहाने पर आ गया है जहां अब पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर जिसे हम कहते हैं, इतने सुरक्षित अगर नेताओं को मुहैया नहीं है तो आप सोचिए कि टीएमसी के जो मामूली आम कार्यकर्ता हैं उनकी क्या हालत हो रही है। अब इस बीच अच्छी खबर यह है कि राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी और टीएमसी के बीच हम देख रहे हैं कि एकजुटता का माहौल है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर ये कहा है कि वो ममता बनर्जी ने कहा कि राहुल गांधी ने मुझे फ़ोन किया था और पूछा था कि कुछ भी मदद चाहिए तो बताइए, मैं अभिषेक को हैदराबाद में शिफ्ट करवा सकता हूं अगर इलाज नहीं दे पा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया था, बाकायदा ट्वीट करके उन्होंने बताया था कि कैसे यहाँ पर अस्पताल में उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। इसके लिए अभिषेक बनर्जी ने भी शुक्रिया अदा किया है राहुल गांधी का और कहा है कि वो लोकतंत्र के लिए लड़ते रहेंगे। वो तमाम तरह की जो धमकियां और जो इंटिमिडेशन और खौफ का पूरा जो माहौल तैयार किया जा रहा है उसके आगे नतमस्तक नहीं होंगे। ये ट्वीट आप देख रहे हैं फिलहाल अभिषेक बनर्जी का, उन्होंने राहुल गांधी के कोट को ट्वीट करते हुए ये बात कही है कि वो पूरे तरीके से लोकतंत्र की हमेशा रक्षा करेंगे और साथ साथ अपने जो उनका काडर है, जो उनके समर्थक हैं, वर्कर्स हैं, उनके साथ खड़े रहेंगे। तो राहुल गांधी ने यहाँ खुद भी ट्वीट करके बताया कि वो बेहद निंदनीय है, वो कह रहे हैं वो ये हमला और एक व्यक्ति पर हमला नहीं है बल्कि जनता पर है जिसने उनको चुना और लोकतंत्र पर है जो सबकी साझी विरासत है। वो ये कह रहे हैं राजनीतिक मतभेद कभी हिंसा का कारण नहीं बन सकते। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करे और सुनिश्चित करे कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी दल का हो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित ना हो। शाहनवाज साहब, शुक्रिया आपका चर्चा में भाग लेने के लिए। ओके, ओके, थैंक यू।